हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज बीबीडी गाइड क्लास 10वीं का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो, हर एक बात को देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित, और कुछ बारीकियों को भी देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, ताकि अगर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर पाओ, कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल शुरू करते हैं, बने रहो पूरी वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म। दो रैखिक समीकरण है हमारे पास, 2x + 3y = 5 पहला रैखिक समीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2x + 3y = 5। दूसरा रैखिक समीकरण है हमारे पास 4x + 6y = 15, और इसको हम लिख सकते हैं 4x + 6y। अच्छा, यहाँ पर ये कर सकते हैं माइनस में 5 = 0 कर लेंगे, और यहाँ से 15 को ले जाएंगे उठा के इस तरफ, तो ये हो जाएगा -15 = 0। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ रहा है, ये हमारे पास समीकरण 2 आ रहा है। अब हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हमको हल बताना है कि कितना हल होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, या अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। अब ये पता करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, ये पता करने के लिए हमको x y और x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद पता होना चाहिए। तो x के गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, अगर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिया है तो इसका जो गुणांक इस प्रकार से होता है, सिंपल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0, ये होता है समीकरण 1। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0, ये होता है समीकरण 2। कभी भी हमको x का, y का और c निकालना हो, a1 b1 और c1, a2 और b2 और c2 निकालना, तो इस वाले समीकरण से जो हमारे पास पहला समीकरण दिया होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण 2x + 3y - 5, ये समीकरण दिया हुआ है। तो दोनों समीकरण में तुलना करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, 2x + 3y - 5 = 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ से जो समीकरण आ रहा है वो यह आ रहा है, a1x + b1y + c1 = 0, ये हो गया समीकरण 1। ये दोनों क्या है, अपना समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम देखें ना, तो x के जगह पर x है और a1 के जगह पर 2 है, मतलब a1 हो गया हमारा 2, y के जगह पर y है और b1 के जगह पर क्या है, 3 है, तो b1 बराबर हो गया 3। c1 के जगह पर क्या है, यहाँ पर 5 है, वो भी माइनस में, तो c1 बराबर हो गया -5। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में यदि हम कर ले तो क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x + 6y - 15 = 0, और दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास, a2x + b2y + c2 = 0। तो x के जगह पर x है और a2 के जगह पर क्या है, 4 है, तो a2 = 4। b2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो y की जगह पर y, b2 के जगह पर 6 है, और c2 के जगह पर हो जाएगा 15 है, वो भी माइनस में, तो c2 बराबर हो जाएगा -15। अब हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालना है। तो निकालो जरा, यहाँ पर निकाले। सबसे पहले a1/a2 यदि निकाल दे तो जरा बताओ, a1 का मान यहाँ से कितना निकला है, 2, और a2 का मान यहाँ से कितना निकला है, 4। तो ये हो जाएगा 1/2/4, 2 दूनी 4, ये निकल जाता है 1/2। दूसरा अनुपात निकालना है हमको b1/b2 का। तो b1 का मान हम कितना निकाले थे, 3, और b2 का मान कितना है, 6, तो यहाँ से हो जाएगा 3/6। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये 1/2। तीसरा निकालना है हमको c1/c2 का वैल्यू। c1 का मान क्या था, c1 का मान था -5, यहाँ से ये हो जाएगा c1 का वैल्यू, c1 का हो जाएगा -5 और c2 का हो जाएगा -15। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 5 तिया 15, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से तीनों के अनुपात को देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास निकल के आ रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। क्यों बराबर है, क्योंकि a1/a2 भी 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, तो दोनों बराबर है। लेकिन c1/c2 जो है ना वो बराबर नहीं है।
नहीं है ना, तो ये दोनों 1/2 है और C1/C2 1/3 है। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि युगपद समीकरण, युगपद कहने का मतलब दो समीकरण दिया है और दोनों समीकरण के गुणांक में इस प्रकार का संबंध होता है, इस प्रकार का संबंध होता है, C1/C2 होगा यहाँ पर, इस प्रकार का संबंध होता है ना, तो वहाँ पर जो समीकरण का कितना हल होता है, कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। तो इस प्रकार में हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई हल नहीं। देखो इस इतना डिटेल में जाने का मतलब यही है कि हमको जो है ना, अगर पीछे समस्या भी हो रही है ना, बातों में नहीं समझ में आया हो, क्लास में दिक्कत है, तो यहाँ से ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको क्या करना है, नोट करना है, और नोट करने के बाद क्या है, एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में हमको क्या अनुपात लेंगे और आधा से ज़्यादा काम तो दिमाग में ही कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को दिमाग में भी कर सकते हैं, जैसे कि आगे क्वेश्चन आएगा तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब एक में समझ में आ गया तो बार बार वही काम को नहीं करना है, थोड़ा सा जाएंगे, बनाएंगे, बस हो गया। दूसरे नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे हम, तो यहाँ से क्या करना है, इसको हम मिटा ले, वीडियो रोको, नोट करो, इसको तब तक मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा, कितना हल होगा। अब यहाँ से देखो हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अभी बात कर लेते हैं। देखो रैखिक समीकरण को, ये रैखिक समीकरण ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो 3 प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है हमारे पास। एक ग्राफ में तो क्या होता है, एक रेखा दूसरे के ऊपर, दूसरे ग्राफ में दोनों रेखा जो है ना, एक दूसरे के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। और तीसरे प्रकार के ग्राफ में दोनों रेखा एक दूसरे को काट देता है। इस प्रकार के हल में जो है वो होगा अनेक हल। अगर समपाती है, एक रेखा दूसरे के ऊपर है, इसको समपाती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। इसको समांतर तो हम पता है समांतर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। यदि हमारे पास समपाती है तो अनेक हल होगा, समपाती रेखा दिया हुआ है। समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और प्रतिच्छेदी है तो केवल और केवल एक हल होगा, या कहते हैं अद्वितीय। तो हमारे पास दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रैखिक समीकरण का हल होगा। जरा बताओ, हल बी, एक हल होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। अब यहाँ पर दो बात है, यदि रैखिक समीकरण जो है वो एक चर वाला है, रैखिक समीकरण एक चर वाला है, मतलब यहाँ से अगर x+5 लिख दे तो ये एक रैखिक समीकरण है एक चर वाला, और इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात जो है वो हो जाएगा 1, इसका घात हो जाएगा 1। लेकिन रैखिक समीकरण यदि दो चर वाला हो तो, यदि रैखिक समीकरण, ये उदाहरण देख लो, तो यहाँ पर घात 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, और घात जब डिसाइड करेंगे, चर 2 है, घात अलग अलग है, तो हाईएस्ट पावर जुड़ जाता है, दोनों का पावर 1 है, तो जुड़ करके घात इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो युगपद समीकरण का बात, रैखिक समीकरण यानी कि जोड़ा में बात करेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात करेगा, तो यहाँ पर घात कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात करेगा तो घात 1 होने वाला है। तीसरा, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर कितनी होती है, एक ले सकते हैं। और यदि दो चर वाला हो तो यहाँ स्पष्ट नहीं है, अगर दो चर वाला होता तो क्या ले लेते हम, 2 ले लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, अब यहाँ बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0, ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण है। तो इसके कितने हल संभव है, वास्तविक संख्या में कितने हल संभव है, वास्तविक यानी कोई भी संख्या है ना वो वास्तविक संख्या है। पहले बात तो ये समझ लो। तो यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ये जो एक रैखिक समीकरण है इसके कितने हल होंगे। अगर इस तरह से कोई समीकरण दिया है तो कितने हल हो सकते हैं, चलो ना क्यों नहीं चेक ही कर लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, 3x + 5y = 7, ये एक समीकरण ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा x और y का कितना वैल्यू मिल सकता है, ठीक है, चलो देख लेते हैं।
तो इसका क्या कर ले, सबसे पहले मान लेते हैं हम x बराबर जो है, x बराबर मान लेते हैं 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 5y बराबर 7। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 5y बराबर 7 हो जाएगा और y का वैल्यू यहाँ से 7/5 निकलता है। ये तो पहला मान निकला। दूसरा मान देख लेते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास, 3x + 5y बराबर 7, x बराबर मान लेते हैं 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 5 × y बराबर 7। 3 × 1 3 हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 - 3 और 5y बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4/5। दो वैल्यू निकल गया। तीसरा वैल्यू देख ले, तीसरा निकाले कि ना निकाले, चलो निकाल लेते हैं। समीकरण है हमारे पास 3x + 5y बराबर 7। अब यहाँ से मान लो कि x बराबर हम रख लेते हैं 2। ये हो जाएगा 3 × 2 + 5 × y बराबर में 7। अब यहाँ से 6 हो जाएगा + 5y बराबर 7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5y, 6 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 7 - 6। तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 नहीं, 7 में 6 गया 1/5। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि मान अलग अलग रखते जा रहे हैं, अलग अलग x का मान रख रहे हैं ना, तो अलग अलग y का मान आता जा रहा है। अब तुम ही बताओ, इसका कोई अंत हो सकता है क्या कि x का वैल्यू हम जितना मन उतना रखेंगे, y का मान भी उतना अलग आएगा। तो इस तरह के रैखिक समीकरण का जो हल होता है ना, वो अनंत हल होता है। केवल एक रैखिक समीकरण दे दिया ना, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में उसका कितना हल हो जाएगा, अनंत हल होगा। अब यहाँ पर अनंत हल तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर लेंगे, कोई उत्तर नहीं है इनमें से। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले इसको अगर उतारना है, छापना है, नोट करना है तो छाप सकते हो, छापो, तब तक इसको हम मिटा लेते हैं, वीडियो रोक के छाप लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है k का वैल्यू निकालना है अपने को। निकाल सकते हो कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ज़रा ये बताओ। k के किस मान के लिए 3x - y बराबर -8, दो समीकरण है और यहाँ से हमको k का वैल्यू पूछ रहा है, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए 3x - y बराबर -8, 3x - y बराबर -8 ये है। दूसरा है 6x - ky बराबर -16, 6x - ky बराबर -16, ये हो गया हमारा दो समीकरण। तो अब अपने को क्या करना है ज़रा देखो, अगर हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के सिंपल फॉर्म में, तो 3x - y और प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इस समीकरण से क्या लिख सकते हैं, 6x - ky + 16 बराबर 0, ये लिख सकती है। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 2 निकल गया ना। अब पीछे याद हो, देखो पहले क्वेश्चन में हम बताए थे, क्या बताए थे उसको याद करो। a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा, यानी कि x के बाएं साइड में जो होगा वो होगा 3, फिर b1 का मान हो जाएगा माइनस में 1 और c1 का मान हो जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। इसी तरह से a2 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से x का गुणांक 6 है। दूसरे समीकरण में b2 का मान क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, माइनस में k है। और दूसरे समीकरण में जो c2 वो अचर पद क्या है, 16 है, तो c2 हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो ये क्लियर बात हो गया ना यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ पर बोल क्या रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण के समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। मतलब अगर k का मान निकाल दे और समीकरण को हल करे, उस k के मान को डाल के वहाँ पर, यहाँ पर k है ना, यहाँ पर k का जो भी वैल्यू निकले और उसको डालकर हल करें ना, तो समपाती रेखा जो है ना, दोनों समीकरण का जो रेखा है वो एक दूसरे के ऊपर हो। बताए थे किस तरह से समपाती होता है, एक रेखा है और इसके ऊपर दूसरा रेखा, तो समपाती रेखा। तो कैसे होगा, देखो समपाती होने के लिए शर्त क्या बता रहा है, गुणांकों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। समपाती होने के लिए क्या शर्त है,
संपाती होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यहाँ पर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी दो पेयर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस दोनों को ले सकते हैं या इस दोनों को ले सकते हैं। तो पहला दोनों पेयर ले रहे हैं यहाँ से हम A1/A2, तो A1 का मान यहाँ पर देखो कितना है, 3 है, 3 ले लिए, और A2 का मान है 6। इसी तरीके से B1 का मान कितना है, -1 है तो -1, और B2 का मान कितना है, -k है तो माइनस में k, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3k बराबर 6। अब k का वैल्यू यहाँ से अगर निकालने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/3, 3 दूनी 6। तो k का वैल्यू जो निकल के आ रहा है यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं k का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से 2। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। 4x² प्लस में 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति मतलब मूल किस प्रकार का होगा, या शून्यक बोल सकते हो या हल बोल सकते हो, किस प्रकार का होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे इस पे डी पर। डी बराबर निकालते हैं हम b² - 4ac। फिर abc क्या होता है यहाँ पर, यहाँ जो x² का जो गुणांक है ये होता है a जो 4 है, फिर x का जो गुणांक है ये है 4 वो b है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है। हमको सबसे पहले काम क्या करना है कि d बराबर निकालना है। तो d बराबर निकाल लेते हैं। d का वैल्यू होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे -4, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू भी 4 है तो 4 रख लिए, और c का वैल्यू कितना है 1। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और -4 × 4 तो ये भी जो है 16। तो d बराबर या b² - 4ac बराबर कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है। अब d बराबर जब 0 आता है, 3 केस होता है देखो, एक तो होता है d बराबर 0, एक तो होता है d बराबर 0, एक होता है d इज ग्रेटर देन 0, और एक होता है d इज लेस देन 0। लेकिन हमारे पास अभी क्या आया है, अभी आया है d बराबर 0। तो इसलिए d बराबर जब 0 आता है ना तो मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, मूल होता है वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान, ठीक है। बाकी जो d इज लेस देन 0 है और d इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से द्विघात समीकरण चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से ये हमको मिल जाता है। देख लेते हैं 6 नंबर का ऑप्शन, वास्तविक और बराबर, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट करना है तो नोट कर सकते हो, इसको मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 और 7x - 4y बराबर 2 के हल हैं। तो यहाँ से 2 रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। ये तो बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं हो बच्चे, ठीक है। तो अब देखना है हमको 7 नंबर क्वेश्चन को। 2 रैखिक समीकरण है और दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों को मिला करके सॉल्व करना है, दोनों को नहीं सॉल्व करना है। पहला समीकरण है हमारे पास 5x + 2y बराबर 16। दूसरा समीकरण है हमारे पास 7x - समीकरण 1, समीकरण 2। हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं लुप्तीकरण विधि का। उसमें क्या करते हैं, जो पहले समीकरण में यहाँ पर x या y का गुणांक पकड़ना है हमको, तो हम मान लेते हैं हम x का गुणांक पकड़ रहे हैं। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 5 है, उससे गुना करेंगे समीकरण नंबर 2 को। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना करना है अपने को समीकरण 1 में, और पूरे समीकरण को गुना करना है। कैसे, देख लो। यहाँ पर 5x
इसको गुना करना है 7 से, इसको गुना करना है इससे। देखो ये हो जाएगा 35x प्लस है तो प्लस ले लो। अब इसको गुना करना है 7 से, अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14y। अब यहाँ से 16 को गुना करना है 7 से, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, सेम बात करना है हमको समीकरण 2 के साथ। इस 7 से गुना करना है 5 को, तो ये हो जाएगा 35x। माइनस है यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे। 4 को गुना करना है किससे, 5 से, ये हो जाएगा 20y बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर ये 35x दोनों बराबर हो गया, लेकिन चिन्ह भी दोनों का सेम है। अगर बराबर हो जाए, चिन्ह सेम हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, और जब भी घटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। अगर माइनस में है तो प्लस करते हैं, प्लस में है तो माइनस करते हैं। तो माइनस कर दिए, -35x माइनस प्लस 35x 0 हो जाएगा। 24 और 20 दोनों प्लस में हैं, तो ये हो जाएगा 34y। और यहाँ से हो जाएगा 112 में से 10 घटाएंगे तो 102। तो y का वैल्यू जो निकल के आ रहा है फाइनली 102/34, जो कि 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3। क्लियर है, आगे चलो। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 क्या था हमारा, जो भी था समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, 5x प्लस 2y बराबर 16, ये समीकरण 1 था। और y का वैल्यू हमको रखना है इसमें, 5x हो जाएगा प्लस 2 इंटू, अब y का वैल्यू 3 है, 3 रख लेंगे बराबर 16। यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 2 3 जा, यानी 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। अब 6 को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है अपने को, ये हो जाएगा 5x बराबर 16 माइनस 6, तब ये हो जाएगा 5x बराबर 16 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब x बराबर अगर करना चाहे तो देखो 5 गुना x है, यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, देखते हैं कहाँ आ रहा है। क्या हल हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, पहला ऑप्शन के नंबर में। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन में सेम है, हमको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अगर हमको है ना, इसको अगर नोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो को रोकना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, तब तक नोट करो, तब तक हम मिटा लेते हैं, फिर 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो नोट करते जाना है। अच्छा, कई को बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि खुद समझ में आ रहा है, बनने वाला है, तो उसको क्या करना है, खुद से भी सॉल्व करना है, ये नहीं सारा क्वेश्चन देखना ही देखना है। इससे क्या होगा ना कि अपना दिमाग लगता है, और दिमाग जितना प्रयोग करोगे, यूज करोगे, उतना दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन कितना नंबर है, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 समीकरण है यहाँ पर। पहला समीकरण है 3x माइनस में 5y बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है 9x प्लस 15y बराबर में 0। फिर से हम लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो पहले समीकरण में x का जो गुणांक है वो 3 है, तो यहाँ पर 3 से दूसरे समीकरण में गुना कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है 9 है, वो पहले समीकरण में गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27x माइनस 9 पचे 45y बराबर 0। इसी तरीके से 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45y बराबर 0। अब देखो बराबर यहाँ भी है और बराबर यहाँ भी, यानी x वाला पद भी बराबर है और y वाला पद भी बराबर है। इस स्थिति में हमको देखना है कि भाई साहब क्या यहाँ पर किसका चिन्ह असमान है। चिन्ह असमान यानी कि एक प्लस में एक माइनस में कौन है, y वाला टर्म है ना, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जोड़ दो।
तो लिखो जोड़ने पर तो क्या होगा, 27 दूनी 54x और ये तो हो जाएगा 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो 0/54 ये हो जाएगा 0। समीकरण 1 कहाँ है अपना, अब क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर में 0। x के जगह पर रखना है 0 अपने को, 3 इंटू 0 माइनस 5y बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बस बच जाएगा हमारे पास माइनस 5y बराबर 0 और y बराबर 0/-5, तो ये भी टर्म हो जाएगा 0। यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू निकल के आ रहा है 0। देखो 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन में x बराबर 0 और y बराबर 0। अभी कितना नंबर देखना है हमको, 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। उससे पहले वही काम करना है, नोट करना है, वीडियो रोको, नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन में करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। घबराओ ना, ये हर एक बात को समझते चलो। जैसे ने जल्दी जल्दी बना के भागे, समझ में आया नहीं तो समझना है, पहले समझना ज़रूरी है, रटना नहीं है क्वेश्चन। रटोगे तो फिर समस्या होगी ना, तो बातों को समझो, प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोनों काम तो करो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। देखो संगत और असंगत किसको होता है, 9 नंबर क्वेश्चन में जो रैखिक समीकरण होता है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ये या तो संगत होगा, ये या तो संगत होगा या होगा असंगत, या होगा असंगत। अगर संगत वाले की बात करें तो संगत में 2 प्रकार के हल आते हैं। एक तो केवल एक हल होता है, 2 प्रकार के समीकरण जिसका एक में केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, और दूसरा में अनेक हल होता है। और असंगत वाले समीकरण में इसके कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल ही नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और कुछ है इसमें बचा हुआ, अरे वाह बचा हुआ है ना, सबसे ज़रूरी बात तो अभी बचा हुआ है। 2 समीकरण दिया है, अगर उसके गुणांकों के बीच में संबंध हो a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 तो ये एक हल होगा और समीकरण कहलाएगा संगत। अगर यहाँ से हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध जो है a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो तो अनेक हल होगा, समीकरण कहलाएगा संगत। समझ में आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा असंगत समीकरण में अगर हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण में गुणांकों के बीच में इस प्रकार का संबंध है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर इस प्रकार का संबंध है तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और समीकरण कहलाएगा असंगत। तो यहाँ से हमको देखने के लिए कि क्या मिल रहा है, a1/a2 डजन ये a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 इसका एक हल होता है, संगत का एक हल भी होता है और अनेक हल भी होता है। और यहाँ से एक बात और हम ऐड कर ले, यहाँ पर इसका रेखा होता है प्रतिच्छेदी, इसका जो हल होता है ग्राफीय हल वो प्रतिच्छेदी होता है और इसका जो ग्राफीय हल होता है ये होता है संपाती, ठीक है। यदि ये वाला केस आ जाएगा होगा संगत ही, लेकिन हल जो है वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में अगर ये वाला आ जाए तो हल क्या होगा, संगति होगा, अनेक हल होगा, लेकिन जो रेखा होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। देखो क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, जरा बताओ। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निरूपित रेखाएं क्या होगी, या तो प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी या दोनों होगी। तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो सकती है ना, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रतिच्छेदी और संपाती, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे विचार करेंगे।
क्या कह रहा है। अब 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में विचार कर लेते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है। दो समीकरण है हमारे पास, 6x - 2y + 9 बराबर में 0। दूसरा समीकरण है 3x - y + 12 बराबर में 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, पता कर लेंगे यहाँ से हम कि a1 का वैल्यू कितना है। तो x का गुणांक 6 है तो a1 6। b1 का वैल्यू पता कर लेंगे तो y का गुणांक -2 है तो -2 और c1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9। a2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो यहाँ से a2 का वैल्यू हो जाएगा 3। b2 का वैल्यू क्या आ रहा है, b2 का वैल्यू आ रहा है माइनस में y, तो ये कर लेंगे माइनस में y मतलब माइनस में 1 हो जाएगा ना। और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू है 12 तो इसको हम कर लेंगे 12। ठीक है, ये समीकरण है ना अपने पास। अब यहाँ से अगर इसका अनुपात निकाले तो क्या निकल के आता है, यदि हम a1/a2 निकाले तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 3/, a1/a2 निकलेगा 6/3। a1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए a1 का मान 6 है और a2 का मान नीचे में देखो कितना है 3 है, तो 6/3, 3 दूनी 6, तो ये निकल के आ रहा है 2। b1/b2 निकालो, क्या निकल के आ रहा है, b1/b2 निकालो। b1 का मान है -2, b2 का मान है -1, -2 -1, तो ये से कट जाएगा, बच जाएगा 2। c1 c2 का मान निकालो, c1 c2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, c1 का मान है 9 और c2 का मान है 12, तो ये हो जाएगा 9/12। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 चौके 12। क्लियरली गौर से दिख रहा है यहाँ से a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन ये जो है ना ये दोनों बराबर नहीं है c1 c2 के। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो पूछ क्या रहा है 10 नंबर में, तो आलेख की दो सरल रेखाएं हो तो क्या होगा, हल किस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार के समीकरण का देखो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ होगा समांतर रेखा, ये हम बता चुके हैं, ग्राफ होगा समांतर रेखा। तो यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, समांतर, बी नंबर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा समांतर रेखा। तो 10 नंबर तक हमने इस वीडियो में कर चुके हैं क्वेश्चन को, 10 से आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।